स्वागत है आप सभी का फाइव मिनट कंसेप्ट के इस नए सीरीज़ में। ये है वीडियो नंबर 16। इस वीडियो में बात करने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि इस सवाल को अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि ये हर एक जनरेटर के साथ ऐसा नहीं होता है। और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सवाल जो इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। अब आप सोच रहे होगे गलत है और इंटरव्यू पूछा जाता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है, तो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और जो है इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको काफ़ी ज़्यादा जनरेटर के बारे में जो है क्लियरिटी मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि जनरेटर में जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसको हम स्टेटर पे करना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। अब ऐसी बात नहीं है कि आप रोटर पे नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं और किया भी जाता है, पर हम कोशिश करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टेटर पे ही किया जाए। इसके पीछे काफ़ी सारे एडवांटेजेस है, बहुत सारा फ़ायदा है, तो सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। और अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि इसके पहले वाले वीडियो में जो है हमने बैक ईएमएफ के बारे में बात किया था और आपको बताया था कि जो डीसी मोटर होता है वो स्टार्ट होते वक्त ज़्यादा करंट क्यों लेता है। और उसी वीडियो में हमने ये भी बात किया था कि जो मोटर है और जनरेटर है उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की थी, उसके वर्किंग के बारे में बात किया था, और वहाँ पे जो है हमने वाइंडिंग के बारे में डिटेल में बात किया था। आपको बताया था कि दो प्रकार का वाइंडिंग होता है, एक फील्ड वाइंडिंग होता है, दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। और ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है, चाहे हम मोटर की बात कर रहे हैं चाहे हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, कि हमारा फील्ड वाइंडिंग हमेशा स्टेटर पे होगा और हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा रोटर पे होगा। ये कुछ भी हो सकता है, हम स्टेटर पे भी कर सकते हैं, रोटर पे भी कर सकते हैं, चाहे मोटर की बात कर रहे हैं चाहे जनरेटर की बात कर रहे हैं। और इवन हमने ये भी जो सवाल दिया है कि जो जनरेटर में हम लोग स्टेटर को आर्मेचर वाइंडिंग से क्यों करते हैं, ये भी जो है थोड़ा टेक्निकली गलत है। क्योंकि अगर आप डीसी मशीन की बात करें, चाहे जनरेटर की बात कर रहे हैं चाहे मोटर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा जो फील्ड वाइंडिंग होता है वो हमेशा स्टेटर पे होता है और आर्मेचर वाइंडिंग जो है हमेशा वो रोटर पे होता है। बट अगर आप सिंक्रोनस मशीन की बात करते हैं तो चाहे मोटर हो या जनरेटर हो, वहाँ हमेशा जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसको स्टेटर पे किया जाता है और जो फील्ड वाइंडिंग होता है उसको रोटर पे किया जाता है। तो अगर सवाल कुछ ऐसा होता है कि सिंक्रोनस मशीन में जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है उसको स्टेटर पे क्यों किया जाता है, तो वो ज़्यादा टेक्निकली करेक्ट होता है। पर इंटरव्यू में आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता। इंटरव्यू पूछा जाता है कि जनरेटर में हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करना ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो देखोगे, जब भी हम जनरेशन की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलता है। अगर आप सारे जनरेटिंग स्टेशन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी है, टोटल जो बिजली है उसका 70 to 80% या उससे भी ज़्यादा जो है बिजली हम इस सिंक्रोनस जनरेटर की मदद से जनरेट कर रहे हैं। यानी कि जब भी हम जनरेशन की बात करते हैं तो ये जो सिंक्रोनस मशीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब हम लोड साइड की बात कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पे हम इस इलेक्ट्रिकल पावर को यूज़ में ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारा इंडक्शन और डीसी मशीन इंपॉर्टेंट बनता है। तो आपको ये सारी बातें पता होना चाहिए। आंसर तो पता होना ही चाहिए, बट ये जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि अगर इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल आपसे पूछा जाता है और वो मेंशन नहीं करते हैं कि हम कौन से जनरेटर की बात कर रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपको समझना है कि वो सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो है हमें आंसर करना है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं सिंक्रोनस जनरेटर के बारे में। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि इसको हम सिंक्रोनस क्यों कह रहे हैं। क्योंकि इंडक्शन मशीन का तो हमें समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम कर रहा है तो हमने इंडक्शन दे दिया। डीसी मशीन का भी हमें समझ में आ रहा है, वो डीसी करंट के ऊपर काम करता है तो हमने डीसी दे दिया। ये सिंक्रोनस का क्या कहानी है। तो देखिए, इसका जो रोटर होता है ना, चाहे हम मोटर की बात करें चाहे हम जनरेटर की बात करें, इसका जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है। इसी वजह से जो है हमने इसको सिंक्रोनस मशीन जो है नाम दे दिया। अब ये सिंक्रोनस स्पीड क्या होता है, आपको जो है इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि जब भी हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को या 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो वो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिस स्पीड में रोटेट करता है उस स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड कह रहे थे। अब ये कितना होता है इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूला की मदद से, N=120 F/P। यहाँ पे F जो है आपका सप्लाई फ्रिक्वेंसी है और P जो है नंबर ऑफ पोल है, यानी कि हमारे मोटर या जनरेटर का कितना नंबर ऑफ पोल है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो इंडक्शन मोटर होता है वो कभी भी सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट नहीं कर पाता। यानी कि उसका जो रोटर है वो कभी भी हमारे सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट नहीं करता है। जिस स्पीड में हमारा मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है उस स्पीड में वो रोटेट नहीं कर पाता है। इसके पीछे भी एक प्रॉपर रीज़न है जिसके बारे में कभी हम और बात करेंगे। अब देखिए, ये जो सिंक्रोनस मोटर है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो रोटर होता है वो हमेशा सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करता है और इसी वजह से जो है हम लोग इसको सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। और हमारे जनरेटर के केस में भी जो हमारा रोटर होता है उसको हम सिंक्रोनस स्पीड में रोटेट करवाते हैं, इसी वजह से जो है उसको सिंक्रोनस जनरेटर कहते हैं। अब देखिए, मोटर को तो हमें समझ में आता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से बताया कि कैसे हमारा रोटर रोटेट करता है।
पर हमारा जनरेटर में क्या होता है, हमारा जनरेटर का रोटर कैसे रोटेट करता है। अब देखिए इसके रोटर को रोटेट करवाने के लिए हम इसको मैकेनिकली कपल्ड कर देते हैं टरबाइन के साथ। अब ये टरबाइन क्या है, ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हो बहुत बड़ा टरबाइन होता है। अगर पावर प्लांट में आप जाएंगे तो बहुत बड़ी बड़ी टरबाइन होती है। तो उस टरबाइन की मदद से हम इसके रोटर को रोटेट करवाते हैं। इसके अंदर बहुत बड़ा बड़ा ब्लेड होता है। तो अगर ये जो है स्टीम टरबाइन है, तो इस स्टीम को हम लोग इनलेट करवाते हैं। बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर वाला स्टीम होता है, उसको इसका ब्लेड रोटेट करता है। उसका ब्लेड रोटेट करता है तो मैकेनिकली कपल्ड होता है हमारा रोटर के साथ, हमारा रोटर रोटेट करता है। अब देखिए ये जो सिंक्रोनस जनरेटर है वो दो प्रकार का होता है। हमने इसको दो बेसिस में क्लासिफाई किया है। अब किस बेसिस में हमने इसको कैटेगराइज कर दिया है, वो इस बेसिस में किया है कि इसके अंदर जो हम रोटर यूज़ में लेने वाले हैं वो दो प्रकार का होता है सिंक्रोनस मशीन में, चाहे मोटर हो चाहे जनरेटर हो। एक तो साइलेंट पोल रोटर होता है, दूसरा सिलिंड्रिकल पोल रोटर होता है। साइलेंट पोल रोटर आपको ऐसा कुछ देखने मिलेगा, किताबों में देखोगे तो कुछ इस प्रकार का देखने मिलेगा, और सिलिंड्रिकल रोटर जो है कुछ इस प्रकार का दिखता है, और किताबों में देखोगे तो कुछ इस प्रकार का देखने आपको मिलेगा। अब दोनों का ही जो है अलग अलग नेचर है। मान लीजिए अगर आपको बहुत हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए, बहुत हाई स्पीड में आपको मोटर रोटेट करवाना, बहुत हाई स्पीड में जो है आपको जनरेटर को रोटेट करवाना है, तो उस वाले केस में जो है आप सिलिंड्रिकल रोटर को लगाएंगे। और ये जो जनरेटर आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है हमारा सिलिंड्रिकल रोटर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग थर्मल पावर प्लांट में बहुत ही हाई स्पीड में जो है हमारे रोटर को रोटेट करवाते हैं, जहाँ पे हमारा ज़्यादा स्पीड का रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट, तो हाइड्रो पावर प्लांट में भी सिंक्रोनस जनरेटर हम यूज़ में लेते हैं, पर वहाँ पे जो हमारा रोटर यूज़ में लेते हैं वो साइलेंट पोल रोटर होता है। तो इतना जो इन्फॉर्मेशन है वो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से सफिशिएंट है। अब हम वाइंडिंग के बारे में बात करते हैं। अब देखिए जो रोटर है, चाहे हम साइलेंट पोल रोटर यूज़ में ले रहे हैं चाहे सिलिंड्रिकल रोटर यूज़ में ले रहे हैं, इसमें हम वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग हम किस बेसिस में करते हैं कि हमें कितना नंबर ऑफ पोल चाहिए, तो हमने जो है वाइंडिंग कर दिया। अब वाइंडिंग करने के बाद क्या करते हैं, इसको डीसी एक्साइटेशन देते हैं। डीसी एक्साइटेशन मतलब इस वाइंडिंग में हम डीसी करंट को फ्लो करवाते हैं, डायरेक्ट करंट को फ्लो करवाते हैं। ये जो हमारा डीसी सप्लाई होता है उससे कनेक्ट करते हैं, हम एसी से नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है? और जो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है जिसको हम स्टेटर में करते हैं, वो हमारा 3 फेज वाइंडिंग उसमें किया हुआ रहता है। अब इसमें जब हमने करंट को फ्लो करवाया तो हमारा फ्लक्स क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, हमारा जो है पोल का फॉर्मेशन होता है। फिर जब उसको हम लोग टरबाइन की मदद से रोटेट करवाते हैं तो हमारा फ्लक्स कट करता है आर्मेचर वाइंडिंग में, और हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, वोल्टेज इंड्यूस होता है। फिर हम जो है उसको लोड कनेक्ट करके जो है हम लोग करंट निकाल लेते हैं, हम लोग को पावर मिल जाता है V/I। चीज़ें समझ में आ रही है? बड़ी ही सिंपल है। पिछले वाले वीडियो में भी ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब सवाल आता है कि भाई हमने जो है आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे ही क्यों किया, हम रोटर पे भी तो कर सकते थे। जी हम कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम कर सकते हैं, पर हमें स्टेटर पे क्यों किया, उसके ऊपर क्या क्या हमें फ़ायदा मिलने वाला है, ये सारी बातों को जो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको और एक बात बताते हैं कि ये जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है इसे हम हाई पावर वाइंडिंग भी कहते हैं, और ये जो फील्ड वाइंडिंग होता है इसे हम लो पावर वाइंडिंग भी कहते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है इस आर्मेचर वाइंडिंग में ही हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहीं पे हमारा वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, यहीं पे हम पावर को जनरेट कर रहे हैं, और पावर को जो जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा जनरेट होता है। अब ये जो पर्टिकुलर जनरेटर देख रहे हैं, ये इसका जो एक्टिव पावर का जो हमारा रेटिंग है वो 500 मेगावाट है। अब 500 मेगावाट मतलब कितना होता है, यानी कि 5 के अगर आप 9 जीरो लगा दें उतना वाट पावर को ये जो 1 घंटे में ये जनरेट करके हमें देता है। तो इतना ज़्यादा वो पावर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। और फील्ड वाइंडिंग में हमें इतना ज़्यादा पावर का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यहाँ पे हम पावर देते हैं इस रोटर को। इस पे जो कंडक्टर, इस पे जो वाइंडिंग हमने किया है, इसमें हम डीसी करंट को फ्लो करवाते हैं, और उतना ही करवाते हैं कि हमारा फ्लक्स क्रिएट हो जाए, हमारा पोल का फॉर्मेशन हो जाए, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो आपको समझ में आया कि इसको हाई पावर वाइंडिंग क्यों कहा जाता है आर्मेचर वाइंडिंग को, और फील्ड को लो पावर वाइंडिंग क्यों कहा जाता है। तो अब हम रीज़न के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला रीज़न और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि ये हमारे सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल और इफ़िशिएंट बना देता है। अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करते हैं तो हमारा सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाता है, और साथ ही साथ इकोनॉमिकल भी होता है। अब देखिए ये जो सेंटेंस है आप कहीं भी चिपकाएंगे चिपक जाएगा, पर इसके पीछे का जो प्रॉपर रीजनिंग है, जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि अच्छा ऐसा क्यों, बताइए ये ज़्यादा इफिशिएंट क्यों होता है, ज़्यादा इकोनॉमिकल हमें क्यों बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसके पीछे रीज़न। ऐसा है कि अगर आप आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे करते हैं तो क्या होता है, हमारा 3 फेज वाइंडिंग जो है हमारा रोटर पे करना पड़ता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम कर देते हैं। पर वहाँ से पावर लेने के लिए, यानी कि जनरेट कर रहे हैं पावर, तो हमें बाहर भी लेना पड़ेगा ना। तो जनरेट करने के लिए बाहर जब लेंगे, तो क्योंकि हमारा वाइंडिंग रोटर पे है, तो किसी भी रोटेटिंग बॉडी से अगर पावर लेना है, यानी कि अगर हम जनरेटर की बात कर रहे हैं, या पावर देना है यानी कि हम मोटर की बात कर रहे हैं, तो हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। स्लिप रिंग और कार्बन बस को यूज़ में हम लेते हैं।
अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कनेक्शन कर दें, डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे तो हमारा रोटर रोटेट करेगा तो हमारा कनेक्शन जो है टूट जाएगा। इसलिए जो है हम लोग स्लिप रिंग और कार्बन ब्रश का यूज़ में लेते हैं। ये स्लिप रिंग क्या होता है? स्लिप रिंग जो है हमारा रोटर के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, और जो ब्रश होता है वो हमारे स्लिप रिंग के साथ कनेक्टेड होता है, वो स्लाइड कॉन्टैक्ट में होता है। यानी कि हमारा स्लिप रिंग रोटेट करता है, हमारा रोटर रोटेट करता है, स्लिप रिंग उसके साथ रोटेट कर रहा है, पर हमारा जो कार्बन ब्रश है वो एक ही जगह स्टैटिक रुका हुआ है और उसके साथ जो है फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, मतलब घिस रहा है, और उसके साथ पर प्रॉपर कॉन्टैक्ट में है, ताकि जो भी इलेक्ट्रिसिटी हमने जनरेट करेंगे उसको वो बाहर ले पाएगा। चीज़ें समझ में आ रही है? तो अगर हम इस 3 फेज़ आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे कर देते हैं तो यहाँ से हमारा 3 टर्मिनल बाहर आएगा, और अगर हम न्यूट्रल की भी बात करें तो 4 टर्मिनल बाहर आएगा। तो पावर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेने के लिए कम से कम हमें 3 स्लिप रिंग और 3 ब्रशेस, या तो 4 स्लिप रिंग 4 ब्रशेस, अगर न्यूट्रल को भी हम लोग कंसिडर कर ले, वो न्यूट्रल भी हम लोग बाहर निकालना चाहें तो हमें रिक्वायरमेंट होगा। पर अगर हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं रोटर पे तो क्या केस है हमारा, क्या सिनेरियो है वहाँ पे? तो वहाँ पे हमारे सिर्फ 2 टर्मिनल आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग डीसी करंट फ्लो करवाने वाले हैं, तो वहाँ पे हमारा 2 कार्बन ब्रश और 2 स्लिप रिंग का रिक्वायरमेंट होता है। और साथ ही साथ अगर आप ये आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर पे करते हैं तो चूंकि ये हाई पावर वाइंडिंग है, यहाँ पे बहुत ही हाई पावर को हम जनरेट करते हैं, वो भी बहुत ही हाई वोल्टेज में करते हैं। जनरली आपका 11 किलो वोल्ट होता है, यानी कि 11,000 वोल्टेज या 25,000 25,000 वोल्टेज, इतना हाई वोल्टेज में इस पावर को जनरेट किया जाता है। तो आपको स्लिप रिंग के बीच में जो इंसुलेशन भी प्रोवाइड करना होगा वो ज़्यादा करना होगा, ज़्यादा इंसुलेशन जो है आपको देना होगा। पर अगर फील्ड वाइंडिंग करते हैं तो वहाँ पे उतना ज़्यादा वोल्टेज के साथ हम लोग काम नहीं कर रहे होते, तो वहाँ पे कम भी इंसुलेशन देंगे तो आपको काम बन जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना पैसा हम लोग यहाँ पे बचा रहे हैं। एक तो अगर हम लोग स्लिप रिंग का यहाँ पे कम बचत हो रहा है, अगर हम फील्ड वाइंडिंग जो है रोटर पे करते हैं, 2 ही स्लिप रिंग और 2 ही ब्रशेस का रिक्वायरमेंट हो रहा है, और दूसरा इंसुलेशन भी कम हम लोग को लगाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ आप जानते हो ब्रशेस के साथ ऐसा तो नहीं है कि एक बार लगा डाला लाइफ झिंगा लाला। यहाँ पे क्या होता है कि आपका ब्रशेस जो है समय के साथ घिस जाता है, क्योंकि हमेशा जो है फ्रिक्शन होते रह रहा है। तो आप क्या चाहोगे कि 4 ब्रशेस को आप बदलना चाहोगे, या जो है आप 2 ब्रशेस को बदलना चाहोगे? तो आपको समझ में आ रहा है कि कितना पैसा हम बचा रहे हैं। तो ये जो इकोनॉमिकल टर्म है ना, ये हमेशा पैसे से जुड़ा हुआ है कि हम कितना, हमारा जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ऑपरेशनल कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सबको मिला जुला करके जो है ना, ये इकोनॉमिकल टर्म जो है हमारा बाहर निकल करके आता है और हमें बताता है कि भैया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा को हम बचा पा रहे हैं। और एफिशिएंट कैसे है? एफिशिएंट आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं। तो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट बोलने का मतलब ये होता है कि ज़्यादा ज़्यादा हम एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम क्यों होता है? क्योंकि हमारा लॉसेस होता है। अब लॉसेस कई प्रकार का होता है हमारे जनरेटर के अंदर, उसमें से जो एक लॉस है जो आपने देखा कि वो जो कार्बन ब्रश है और जो हमारा स्लिप रिंग है वो जब रोटेट कर रहा है तो फ्रिक्शन हो रहा है, वहाँ पे हीट क्रिएट होता है, वहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो वहाँ पे हमारा अगर 2 ब्रशेस है तो वहाँ पे हमारा कुछ लॉस होगा। अगर 4 यूज़ में लेते हैं, अगर हम आर्मेचर रोटर में कर देते हैं तो 4 हमें यूज़ में लेना पड़ेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा। चीज़ें आपको समझ में आ रही है? तो समझ में आ गया कि पहला स्टेटमेंट आपका एकदम क्लियर है। दूसरा जो हमारा पॉइंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करते हैं तो हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि हमारा एफिशिएंट कूलिंग होगा। अब देखिए, कूलिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इतना हाई वोल्टेज, इतना हाई पावर के साथ जो है हमारा काम हो रहा है आर्मेचर वाइंडिंग में, और बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है। अब ये जो सारा लॉस है ना, वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होता है, सब गर्मी पैदा करता है। अब ये गर्मी को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको बाहर नहीं निकाले तो आपका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, आपका जनरेटर ही ख़राब हो जाएगा, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इसे बाहर निकालना पड़ता है। तो अगर आप स्टेटर पे करते हैं, कूलिंग करना, उसका मतलब हीट बाहर निकालना ईजी होता है हमें, और भी कन्वीनियंट होता है, मतलब इफ़िशिएंट तरीके से आप कर पाएंगे अगर हम रोटर पे करें उसके कंपैरिजन में। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर हम आर्मेचर वाइंडिंग को स्टेटर पे करते हैं तो वहाँ पे हमें ज़्यादा स्पेस मिलता है, ज़्यादा स्पेस, क्योंकि उसका डायमीटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो बहुत सारा कंडक्टर लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा वाइंडिंग कर सकते हैं, ज़्यादा वाइंडिंग, ज़्यादा कंडक्टर, ज़्यादा ईएमएफ, ज़्यादा पावर को हम जनरेट कर सकते हैं। हम रोटर में ऐसा नहीं कर सकते। रोटर का हमारा जो है डायमीटर वो छोटा होता है, रोटर हमारा स्टेटर के अंदर होता है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है कंडक्टर नहीं लगा सकते। मान लीजिए आपने लगा भी दिया, तो होगा क्या, आपका रोटर जो है बहुत ही बल्कि हो जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें वेट आ जाएगा। क्योंकि स्टेटर पे अगर वेट आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसको रोटेट नहीं करना, हमारा रोटर को रोटेट करना है। और इस पर अगर रोटेटिंग बॉडी में हमारा ज़्यादा वेट आ जाता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। मोटे मोटे तौर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसको मैकेनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अदरवाइज हमारा जो जनरेटर है वो डैमेज हो सकता है। तो यहाँ से आप 2 पॉइंट निकाल सकते हैं। पहला पॉइंट कि आप ज़्यादा कंडक्टर लगा सकते हैं स्टेटर पर अगर करेंगे, तो दूसरा पॉइंट ये है कि हमारा ये मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होता है अगर आप ऐसा करते हैं। तो अदरवाइज जो है आपको मैकेनिकल
स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है जनरेटर डैमेज हो जाएगा। चीज़ें एकदम क्लियर है। तो ये थे कुछ 4 इंपॉर्टेंट रीज़न। इसके अलावा भी जो है अगर आप खोजना चाहेंगे तो काफ़ी सारे रीज़न मिल जाएगा, पर मेरे हिसाब से इतना सफिशिएंट है। उम्मीद आपको जो है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। काफ़ी कुछ मैंने जो है बताई इस वीडियो में। अगर आपको पसंद है तो लाइक करके बताएं, कोई सवाल हो गया तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वही बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।